बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जो बरसों से सूखे, बेरोजगारी और पलायन की पहचान से जूझता रहा है। लेकिन अब सरकार का दावा है कि तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि बुंदेलखंड अब पलायन नहीं, प्रगति का प्रतीक बनेगा। ओरछा में राम राजा लोक परियोजना का लोकार्पण इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस बुंदेलखंड के विकास को लेकर सवाल खड़े कर रही है और पिछड़ेपन और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं कि अब बुंदेलखंड आत्मनिर्भरता की राह पर है और पलायन की कहानी विकास में बदल रही है। बुंदेलखंड का भविष्य उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर में छिपा है। इसी कड़ी में अगले महीने निवाड़ी में 3500 करोड़ रुपए के स्टील प्लांट का लोकार्पण होगा, जो न सिर्फ रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि पलायन को रोकने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। श्री राम राजा लोक का लोकार्पण, ओरछा को 332 करोड़ रुपए की सौगात, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। बुंदेलखंड में अब पलायन नहीं, प्रगति होगी। निवाड़ी में 3500 करोड़ का स्टील प्लांट, रोजगार से बदलेगा बुंदेलखंड का भविष्य। वो जमाना जो सूखा के कारण से जाना जाता था, यहाँ से पलायन होता था, वो सारी चीजें खत्म होगी। अब तो यहाँ निवाड़ी में अब से कुछ महीने बाद स्टील प्लांट का लोकार्पण करने आ रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा स्टील प्लांट 3500 करोड़ का यही निवाड़ी में बन रहा है। एक नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियां ढेरों लग रही है हर वर्ग के लिए, युवा, महिला, गरीब, किसान, जो जिस क्षेत्र में आए सबके लिए सरकार के माध्यम से नई नई योजना ला रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के दौरान बुंदेलखंड पिछले 22 सालों से पलायन की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ न तो उद्योग टिके, न किसानों को राहत मिली। लोग रोजगार की तलाश में अब भी शहरों की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का आरोप है कि घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन वे जमीनी हकीकत में नहीं बदली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम करने का प्रयास करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन कहाँ हो पाता है? हवा ही है ना, सिर्फ बोलने थोड़ी रुकता है पलायन। कुछ धरातल में काम तो हो, वहाँ भूमि पूजन तो हो, प्लांट तो लगे, प्लांट लगने के बाद लोगों को रोजगार तो मिले, तब बात समझ में आएगी। अभी बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ, कहाँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो ऐसा थोड़ी है भाई। हो सकता है कुछ काम करें, करके दिखाएं, अच्छी बात है। अगर रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा। बहरहाल बुंदेलखंड में पलायन का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। जहां एक ओर बीजेपी विकास की सौगातों से पलायन रोकने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे विकास की असफलता बता रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पलायन की ये पॉलिटिक्स बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने में कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे पलायन पॉलिटिक्स की। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ओरछा में थे और उन्होंने वहां 325 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुंदेलखंड जो इलाका, जो एक समय कभी सूखे और पलायन के लिए जाना जाता था, अब यहाँ हरियाली की छटा बिखर रही है और पलायन जो हो रहा था वो भी रुक रहा है। उसकी वजह ये है कि बुंदेलखंड में बहुत सारे फैक्ट्री आ रही हैं और उन्होंने भी कहा कि अगले महीने में उद्घाटन करने आ रहे हैं कि निवाड़ी में एक बड़े स्टील प्लांट्स की 3500 करोड़ का स्टील प्लांट्स है और इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि बुंदेलखंड में विकास पूरा की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग कभी बाहर जाते थे उनका रुक गया, ऐसा कहना है, उनका पलायन रुक गया सरकार का। वास्तव में बुंदेलखंड की तस्वीर कितनी बदली, ये बात ज़रूर है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो सरकार ने शुरू की, निश्चित तौर पर पूरे बुंदेलखंड में सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और
दूरस्थ खेतों तक पानी पहुंच सकेगा। जल की एक बड़ी समस्या सरकार ने सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ पर सरकार ने फोकस किया है। जिले में कई सारे उद्योग लगाने पर सरकार प्रयासरत है। स्वदेशी पर सरकार काम कर रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस इसमें सवाल उठा रही है, और कांग्रेस का कहना ये है कि पिछले 22 सालों से बुंदेलखंड से लोग पलायन कर रहे हैं। वो रोज़गार के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे जिलों में चले जाते हैं, वहाँ जीने की स्थिति बड़ी बेकार है। ये कांग्रेस के आरोप है। तो बहरहाल कांग्रेस के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, भाजपा के अपने तर्क हैं, सरकार का अपना पक्ष है। तो आज कुल मिलाकर इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। श्री रामराजा लोक से कितनी बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर। बुंदेलखंड में पलायन पर क्यों हो रही पॉलिटिक्स। स्टील प्लांट से स्थानीय लोगों को कितना होगा फायदा। सरकार की घोषणाओं को कागजी क्यों बता रही कांग्रेस। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से अमित तावरे अपना पक्ष रखेंगे। अमित जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी हैं। कन्हैया जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अजय सिंह जी आपसे। आप तो उसी इलाके से आते हैं जहां आज मुख्यमंत्री जी थे, और वहां उन्होंने एक बम्पर घोषणाएं की, शिलान्यास किया, और ख़ास तौर पर हम सब के आराध्य, इस देश और दुनिया के आराध्य रामराजा लोक का सेकंड फेज का उन्होंने भूमि पूजन भी किया। निश्चित तौर पर रामराजा लोक बनने के बाद वहाँ पे बड़ा भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं लोग। और चूंकि कालांतर में हमने देखा कि जब महाकाल लोक बना उसके बाद से तो पूरी उज्जैन की इकोनॉमिक्स बदल गई पूरी की पूरी। तो उम्मीद करते हैं कि रामराजा लोक के बाद शायद बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदले। बहरहाल सरकार के प्रयास एक अच्छी दिशा में है, लेकिन ओपनिंग रिमार्क आपका आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर, रामराजा लोक को लेकर, और निवाड़ी में जो उन्होंने पूरे उसको जो उन्होंने शिलान्यास, भूमि पूजन और घोषणाएं की, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। राज्य भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। भगवान राम राजा के दर्शन भी किए मुख्यमंत्री जी ने, और आज जिस तरह से राम राजा लोक का भूमि पूजन 332 करोड़ की लागत के साथ उज्जैन की तरह ही अब ओरछा भी एक बड़ा धार्मिक स्थल के रूप पर राम राजा लोक के रूप में पूरी देश दुनिया में पहचाना जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का दृढ़ संकल्प दिखाता है। साथ ही बुंदेलखंड में जिस तरह से 50 सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षा की, जिसका परिणाम हुआ बड़े पैमाने पर पलायन हुए, नौजवानों को रोजगार नहीं हुआ, आधे आधे गांव खाली हो गए क्योंकि रोजगार नहीं थे। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा प्रयास किए गए 3500 करोड़ की स्टील इंडस्ट्री इसी निवाड़ी जिले में लगने जा रही है, भाजपा सरकार की पहल का परिणाम है। साथ ही बुंदेलखंड के अन्य इलाकों के लिए भी रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी करार हुए, जिनसे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा द्वारा जो रेल पथ से दूर था बुंदेलखंड, ललितपुर से लेकर और सिंगरौली तक की लाइन को खजुराहो तक चालू कर दिया गया है, जिससे कि रेलवे के मुख्य पथ पर बुंदेलखंड आ गया है। साथ ही बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी बहुआयामी योजना, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करने जा रही है, बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में किसानों को और अब लगातार पिछले कुछ सालों से पलायन की स्थिति में कमी भी आई है। तो हमारे प्रयासों के परिणाम दिखने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी बुंदेलखंड की चिंता नहीं करी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50 साल तक एक इलाके के साथ छोड़ दिया गया जहां पे सभी तरह की प्रतिभाएं थी, लेकिन ऐसे इलाके को ना उद्योग दिए गए, ना संसाधन दिए गए, ना आवागमन के साधन दिए गए। तो ये कांग्रेस पार्टी की वो राजनीति थी जिससे बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ था। अब निश्चित ही बुंदेलखंड की प्रतिभाएं आगे दिखाई दे रही हैं और बुंदेलखंड तरक्की कर रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के दृढ़ संकल्प से बुंदेलखंड को लाभ हो रहा है। ठीक, अच्छा एक सवाल और कर लेता हूँ चलते चलते। पलायन पॉलिटिक्स है, निश्चित तौर पर पलायन रुक गया वहाँ,
लेकिन राजनीति में तो और जबरदस्त, वहाँ के लोग दूसरे जिलों से वहाँ पे आ गए और राजनीतिक रूप से जरूर वहाँ उठापटक मची हुई बहुत जबरदस्त आपकी पार्टी में। देखिए, राजनीतिक रूप से लोगों का आना जाना एक अलग विषय होता है, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा प्रयास करती बुंदेलखंड को नेतृत्व दे। उमा भारती जैसी नेता बुंदेलखंड से आती है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अन्य भी, गोपाल भार्गव हो, गोविंद राजपूत हो, भूपेंद्र सिंह जैसे नेता हो, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बुंदेलखंड इलाके से आगे बढ़े। कांग्रेस के नेता तो अभी उंगलियों पे नाम भी नहीं गिना पाएंगे कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता। अरे उनकी पार्टी के सब आपने ले ली अपनी पार्टी में। कांग्रेस ने तो उपेक्षा करी बुंदेलखंड के नेतृत्व की, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की भी तरक्की करी और साथ ही बुंदेलखंड के राजनीतिक नेतृत्व को भी आगे बढ़ाया। ठीक ठीक, एक कमेंट ले लेता हूँ। हाँ अमित जी, ये जो सरकार के जो प्रयास हैं, चाहे वो अभी जो राम राजा लोक का सेकेंड फेज का जो आज भूमि पूजन किया, निश्चित तौर पर हम क्या सभी उम्मीद करते हैं कि चूंकि हम सबके वो आराध्य हैं, वहाँ ये काम होना ही चाहिए। अब ये आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में इससे कितनी तकदीर और तस्वीर बदली, लेकिन ये निश्चित है कि जो प्रभु राम की शरण में जाएगा उसकी तकदीर तो बदल जाएगी। बहरहाल पूरे उसको लेकर जो अजय सिंह जी ने जो कहा और मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की, और बुंदेलखंड की तस्वीर को लेकर आपका एक विहंगम दृष्टि। देखिए, पहली बात तो यह है, अजय भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं हमारे, लेकिन आपने सही सवाल गलत व्यक्ति से कर लिया कि उनकी पार्टी में बाहर से लोग आ गए। अजय भाई तो खुद जीवन भर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में हमेशा बोलते आए, तो अब वो कैसे इस बात का जवाब देंगे। दूसरी बात यह है कि बुंदेलखंड की चर्चा तो जब से शुरू हो गई थी, जब हमारी बहन उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी। क्या बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, पलायन रुक जाएगा? 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने, तमाम बड़े बड़े पैकेजों की घोषणाएं करी गई, बुंदेलखंड के लिए इतने लाख करोड़ का पैकेज, उतने लाख करोड़ का पैकेज। ठीक उसी तरह जिस तरीके से बिहार में ये लोग घोषणाएं करके आए थे, कोरोना के समय 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। तो ये जो पैकेज होता है ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको ठगने का काम किया जाता है व्यापम के माध्यम से, और कई संस्थाएं सरकारी जो परीक्षा शुल्क तो वसूल लेती हैं लेकिन रिजल्ट तक ओपन नहीं कर पाती हैं। रही बात बुंदेलखंड की, इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, सांसद दिए, विधायक दिए, सारी चीजें दी, लेकिन वहां के लोगों का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जरूर विकास हो गया। जो नेता साइकिलों पे घूमते थे, चने खाकर अपना दिन गुजारते थे, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों के बंगलों में रह रहे हैं। तो वहां की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास किया, भरोसा किया। लेकिन जो पैकेज आता है वो पैकेज आखिर किसका विकास कर रहा है ये आप हम सब लोग जानते हैं। पलायन की यदि हम बात करें तो पलायन की आज बुंदेलखंड क्या सभी जगह क्या परिस्थितियां हमको मालूम है। आज कोई छात्र जब पढ़ लिख कर निकलता है, सरकार उनके माता पिता से पूरी जीवन भर की पूंजी ले लेती है और वो खुशी खुशी लगा देते हैं अपने बच्चे के लिए, इस उम्मीद में कि वो हमारा बच्चा हमारे प्रदेश में रहेगा, उसको नौकरी मिलेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जब वो डिग्री बाहर लेकर निकलता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ नौकरियां नहीं मिलती हैं। फिर उसको बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू देकर आज भी दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे की ओर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये विफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक सवाल बस अमित जी, एक छोटा सा आपसे, फिर मैं जाऊंगा कन्हैया जी के पास। इसमें अभी आपने कहा था आपकी पार्टी के नेताओं ने कि 22 साल से पलायन हो रहा है, तो क्या 22 साल के पहले सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था या वहां पलायन नहीं हो रहा था 22 साल पहले? देखिए, यदि आपको याद होगा मनरेगा स्कीम जो हमारी केंद्र सरकार की स्कीम थी, जिसको पानी पी पी के नरेंद्र मोदी जी कोसते थे, लेकिन वो इतनी बढ़िया स्कीम थी कि उनको इसको लागू करना पड़ा। हालांकि अब उसकी दुर्गति कर दी है इन्होंने। तो ऐसी कई स्कीम्स थी जिसके कारण पलायन रुका था। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये आंकड़ों की बात है। ठीक, कन्हैया जी, ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ, निश्चित तौर पर जो सरकार वहाँ प्रयास कर रही है, और यदि किसी एक जिले में यदि 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, अब तो क्या वो तो शुभारंभ भी करने वाले हैं, वो स्टील प्लांट जो आ रहा है। एक समय हमने देखा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जब एक था भिलाई में स्टील प्लांट आया था, भिलाई की पूरी तकदीर बदल गई थी। छत्तीसगढ़ का आज भी उसी पे डिपेंड है वहाँ का उद्योग।
तो यदि इतनी बड़ी वहाँ मतलब हो रहा है एक जिले में, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। निसंदेह निसंदेह निवाड़ी में ये जो प्लांट आएगा तो निसंदेह ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र, न सिर्फ निवाड़ी जिला बल्कि मुझे लगता है कि पूरा जो बुंदेलखंड के जो ज़िले हैं सराउंडिंग, चाहे वो छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो, सागर हो, दतिया हो, ये जो ज़िले जो जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड से, उसके वहाँ के जो युवा हैं, जो हम लोग बेरोजगारी की जो बात करते हैं, दमोह भी इंक्लूड है उसमें, पन्ना भी इंक्लूड है, तो ये जो ज़िले हैं वहाँ के जो युवा हैं उनको काफ़ी उसका एडवांटेज होगा निसंदेह। भाई इतना बड़ा जब प्लांट आएगा तो न सिर्फ उसमें प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, न सिर्फ प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा बल्कि उसके अलावा जो उसके अप्रत्यक्ष भी जो है बहुत सारे जो लोग हैं उससे जुड़ करके जो है रोजगार का सृजन करेंगे निसंदेह। तो इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं कि जो प्लांट होगा, स्टील का प्लांट होगा, वो बुंदेलखंड क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो रोजगार का जरिया बनेगा। दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि आज जो हमने आज अंडर प्ले कर दिया कि जैसे केन बेतवा लिंक है, तो जैसे हम कह रहे थे कि भाई ये पलायन वाली जो बात आ रही थी, तो बुंदेलखंड, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पलायन वाला जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का, क्योंकि गरीबी अभी भी जो है वो हम भले ही बात करते रहे हो कुछ साल पहले तक, लेकिन मध्य प्रदेश के यदि किसी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा यदि पलायन होता है तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। इवन है कि निमाड़ वाला जो बेल्ट है, मतलब जो ट्राइबल बेल्ट है, उससे भी उतना पलायन नहीं होता जितना कि आपका ये वाला जो बेल्ट है, आपका बुंदेलखंड वाला जो बेल्ट है, उससे पलायन होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर वो दिल्ली और वो गुजरात वगैरह जो है जाते हैं रोजगार के लिए। तो लेकिन ये जो वाला जो आपका केन बेतवा लिंक जो है, अच्छा वहां पे मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर की समस्या जाती थी, क्योंकि उनके पास में पानी का बहुत बढ़िया सोर्स नहीं था, तो ये जो केन बेतवा लिंक है जो देश की जो सबसे बड़ी परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना, तो देश की पहली बड़ी परियोजना होगी, ये भी जब आकार ले लेगा तो निसंदेह वहाँ के लोगों को स्थानीय स्तर पे जो है उनका जो एग्रीकल्चर है, जब एग्रीकल्चर बहुत हेल्दी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास में न सिर्फ जब एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होगा तो उसके अलावा जो लोकल जो आपका जो व्यापार है और उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो अपने आप ही उनको प्रेशर मिलता है, उनको बढ़ावा मिलता है, तो उसका जो एडवांटेज है वहाँ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। तो निसंदेह मुझे लगता है कि यदि ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इस टाइप से यदि प्रोजेक्ट आते हैं तो क्षेत्र के जो रोजगार वाली जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ये आपने निश्चित तौर पर एक बड़ी बात कही। केन बेतवा लिंक परियोजना अपने आप में बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। पूरे देश से लेकर ये जो नदी जोड़ों का जो अभियान चला है, ये निश्चित तौर पर पूरे देश की दशा बदल देगा, केवल बुंदेलखंड की नहीं, जहाँ जहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है नदियों को जोड़ने का। और अब तो जल मार्ग की भी एक चर्चा चल पड़ी है कि इंटरकनेक्ट करके वाटर के ऊपर एक दूसरे से आवागमन किया जाए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल देने वाला बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा जब ये पूरी तरह से ये चीज़ें यदि लागू हो जाए। ये बिल्कुल आपने सही बात की। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए समय भी आता है और प्रयास भी होते हैं और तकदीर बदलती भी है। एक समय था, हम सभी बात कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि वहाँ पलायन का एक बड़ा सेंटर पॉइंट था ये बुंदेलखंड, लेकिन यदि ये दो बड़े प्लांट आ रहे हैं, अभी तो केवल दो की बात हो रही है, आगे तो शायद अजय सिंह जी और बता देंगे विस्तार से कि और वहाँ क्या क्या आने वाला है। पर लेकिन ये मैं बहुत पहले से ये कहता रहा हूँ कि ये इन्वेस्टर समिट जो हो रही है, और जिस जिस जिले में भी इन्वेस्टर समिट हुई, यदि वहाँ भी एक एक बड़ा कारखाना लग गया ना, तो आप देख लेना मध्य प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। अजय सिंह जी, इसके अलावा भी बुंदेलखंड को लेकर, चूंकि आप वहाँ बहुत एक्टिव रहते हैं और वहाँ के आसपास की जानकारी भी आप रखते हैं, मुझे ये भी बताइए कि वहाँ की अभी आवश्यकता और क्या है। निश्चित तौर पर आप सजेशन भी देते होंगे उसको लेकर, वहाँ की मूल आवश्यकता क्या है। ये जैसे पलायन, सूखा, इसका सॉल्यूशन तो किया है सरकार ने, अब इसके अलावा अभी आप और क्या कमी मानते हैं और सरकार और इस दिशा में और क्या प्रयास कर रही है? देखिए योगीराज जी, बुंदेलखंड के हालात मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों से कई मायने में अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां की संभावनाओं को पूरी तरह से तलाशा है। जैसे दमोह के इलाके में सीमेंट उद्योग की बड़ी संभावनाएं हैं, तो वहां सीमेंट उद्योग के कुछ और नए कारखाने लगने जा रहे हैं जिसके लिए सरकार द्वारा करार किए गए हैं और जल्द ही भूमि पूजन होने वाले हैं। साथ ही टीकमगढ़ जैसे जिले में पत्थर से जुड़ी हुई सामग्री, साथ में तांबे पीतल के उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। यहाँ तक कि टीकमगढ़ और निवाड़ी में अलग से औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और सरकार द्वारा उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को लीज दी जा रही है। कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड का मुख्य क्षेत्र केन बेतवा के अलावा इसके पहले सरकार द्वारा धसान नदी के ऊपर भी एक बांध, सुजारा बांध बनाया गया, जिसमें कम से कम 300 से अधिक पंचायतों के ग्रामीणों को लाभ मिला है, टीकमगढ़ और निवाड़ी और साथ में छतरपुर जिले के। तो ये सरकार की लगातार चलने वाले प्रयासों का परिणाम। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कांग्रेस की उपेक्षा का। ओरछा झांसी को
टीकमगढ़ और सागर से जुड़ने वाली बेतवा और जामनी नदी के ऊपर 2 पुल थे जो कि 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार तक इतने छोटे थे कि उनपे से 2 वाहन भी नहीं निकल पाते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने 50 सालों तक वो पुल जैसी छोटी चीज तक नहीं बना के दी, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो बेतवा जामनी नदी पे पुल बन पाए, जिससे 12 महीने आवागमन हो पाया, नहीं तो साल के 4 महीने आवागमन बंद करना पड़ता था। तो आप सोचिए इतनी घोर उपेक्षा किसी इलाके की हो सकती है क्या? कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा ये राजनीति का विषय नहीं है। बुंदेलखंड में जो पलायन हुआ उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। बुंदेलखंड के संसाधनों का दोहन हुआ लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। 50 सालों तक एक भी उद्योग बुंदेलखंड में नहीं लगाया गया। कृषि क्षेत्र में लगातार सिंचाई के साधनों की कमी थी, उसको पूरा नहीं किया गया। और अब जैसे जैसे सिंचाई के साधन आ रहे हैं, बुंदेलखंड देखिएगा देश में पंजाब को भी पीछे छोड़ देगा। बुंदेलखंड का किसान जितना मेहनती होता है उतना पूरे देश का कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिससे बुंदेलखंड के हालात बदल रहे हैं। ठीक है अमित जी, आप तो अपनी पार्टी के नेताओं का ही पलायन नहीं रोक पाए पिछले 50-60 सालों में, और 2 उदाहरण जो अजय सिंह जी जो बोल रहे हैं ये निश्चित तौर पर छोटे पुल और आज वहाँ से 24 घंटे 12 मासी जो आवागमन हो रहा है ये बड़ी समस्याएं थी। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने वहाँ काम नहीं किया होगा, लेकिन समस्या यदि बनी हुई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं पीछे रह गए। आप ऐसा मानते हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूं पलायन का। तो जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। ठीक, ये राजनीतिक परिस्थितियां अपने स्वार्थ के अनुसार लोग सिद्ध करते रहते हैं, ये तो हमेशा से चलता आया है। जयचंद कोई आज के जमाने में तो है नहीं। जयचंद का उदाहरण जो दिया जाता है वो ऐसे लोगों के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे भी तैयार है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा है उस विचारधारा पे जो अड़ेगे वो हमारा है। दूसरी बात, जिनको लेके गए, जिन स्वार्थ सिद्धि के कारण लेके गए, बुंदेलखंड की यदि मैं बात करूं तो जिन्होंने दरिया बिछाई, सालों डंडे लाठी खाए, सब खाए भूपेंद्र सिंह जी ने, आज वो किस दुर्दशा में है। मीडिया में खुलकर बोलते हैं कि पूरे कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि पलायन के बाद भाजपा की क्या स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, 1 साल पहले तक तो हम देखते थे कि वो कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते रहते थे। अब यदि इस बात को उन्होंने ध्यान में लाया है तो जब हमारी सरकार बनेगी निश्चित तौर पर करेंगे। और सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से मनमोहन सिंह जी तक यदि आप डिबेट करने बैठे तो मैं आपको बताऊंगा बुंदेलखंड नहीं पूरे देश में कांग्रेस ने क्या क्या किया है। दूसरी बात यह है कि बुंदेलखंड में आज इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि 20 साल की सरकार दलित व्यक्ति को घोड़े पे नहीं चलवा पा रही है, उसको किस तरीके का पानी पिलाया जा रहा है। जब ये सामाजिक गतिरोध को दूर नहीं कर पाए हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में है, तो और क्या कर पाएंगे ये। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 20 साल की सरकार, ठीक है, समय कम हो रहा है, बस एक लास्ट कमेंट ले दो कन्हैया जी कंपनियों के नाम बता दें ये लोग। तो मुझे कन्हैया जी, योगीराज जी, अमित जी को बुंदेलखंड की बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं तो डिबेट करने तैयार हूँ आपसे। ठीक, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं कन्हैया जी का। बढ़िया, ठीक दिशा में जा रहे हैं आप दोनों। एक लास्ट कमेंट जरा कन्हैया जी का। अमित जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। बुंदेलखंड में ये जो घोड़ी वाली बात आती है कि कई बार जैसे दूल्हा वगैरह जो है दलित समाज से यदि कोई दूल्हा यदि गुजर रहा है और कभी गाय बगाए इस टाइप की घटना यदि हो जाती है तो निसंदेह वो पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। वहाँ भाजपा, कांग्रेस और अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली बात नहीं है, ये हम सबके लिए चिंतनीय है। और अब ये दुखद पहलू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मतलब इतने वर्ष हो गए, हमारी मतलब इतनी मतलब इतना हम लोग मतलब कल्चरल मतलब इतने हेल्दी हैं, उसके बावजूद कुछ मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग यदि इस टाइप से काम करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, उसका है ना। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे मैं कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने एक बहुत बढ़िया प्रयोग कर लिया है, किसको लेकर के, ये अपना उज्जैन का महाकाल लोक है। उन्होंने देख लिया है कि इतना बढ़िया तरीके से किस तरीके से धार्मिक पर्यटन को प्रचलित दिया जा सकता है, उसके लाभ भी मिले, उसने पूरे मतलब उज्जैन और सराउंडिंग की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया है। उसी का फायदा जो है ओरछा में और पूरे बुंदेलखंड को मिलेगा, विशेष रूप से पलायन और रोजगार वाली जब बात आती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर बहुत जल्दी बदलने वाली। बहरहाल
पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का एपी सेंटर बना हुआ है बुंदेलखंड, वो अलग बात है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर भी वहाँ ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। आप तीनों ने चर्चा में भाग लिया, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।